हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य परीक्षा के क्रैश कोर्स के तहत प्राचीन इतिहास का दूसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुख्य परीक्षा को फोकस करते हुए हमने स्टार्ट किया है। दोस्तों, वीडियोस के साथ बने रहें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम 3 मार्कर के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारे एक एक करके सारे सब्जेक्टों की पेपर्स हम यहाँ पे आप लोगों को सामने क्रैश कोर्स के रूप में देने वाले हैं। तो वीडियोस के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के बारे में बताइए। तो दोस्तों, यहाँ मैं ज़रूरत से यहाँ पे लिखना केवल आपको 3 पॉइंट ही है, लेकिन मैं आपको 3 से 4 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी आपको पॉइंट पसंद आते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, और वो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता था। महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे मार्किंग में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु बोला जाता था। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इस क्वेश्चन से संबंधित थे। 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 में 3 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगम। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र सम्मिलित हैं। और तीसरा है इसकी भाषा प्राकृत थी। तो ये तीनों पॉइंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत थे, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की कल्प सूत्र के बारे में पूछा गया है। तो कल्प सूत्र एक प्राचीन जैन धर्म की कृति है। ठीक है, दूसरा है कि इसकी रचना भद्रबाहु ने लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो ये 3 पॉइंट कल्प सूत्र से संबंधित थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की मिलिंद पन्हों के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में हम एक बता देते हैं कि यह नागसेन द्वारा रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हों क्या है कि यह नागसेन द्वारा रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पाली भाषा में लिखा गया है और जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का विवरण मिलता है। तो इस तरीके से भी आप परिभाषा के तहत भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसी को पॉइंट के रूप में भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अश्वघोष के बारे में बताइए। तो यह कनिष्क कालीन कृतिकार हैं। ठीक है, इन्होंने बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण एवं सौदरानंद और बौद्ध ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो अश्वघोष के बारे में ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 मार्कर के हम 2 क्वेश्चन जो आने हैं वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जिसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था, जो लगभग 600 वर्षों तक कायम रही एवं अपनी व्यापारिक समृद्धि के कारण प्रसिद्ध थी। इसके उद्भव के अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। तो इस तरीके से हमने इसका छोटा सा एक इंट्रो दे दिया। अब इसके हम 4-5 पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें हमें केवल ज़्यादा नहीं थोड़ा सा एक लाइन में अपने पॉइंट को कंप्लीट करना होगा कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में लिख रहे हैं कि मेसोपोटामिया मिस्र के सभ्यता से हड़प्पा की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है
तो ये उत्पत्ति का हो गया। इसके कारण देख लेते हैं कि क्या कारण थे इसके, कि दोनों का नगरीकृत स्वरूप, ईंटों, मोहरों, अन्नागारों को दोनों में प्रयोग होना, परंतु हड़प्पा के विकसित नगर मेसोपोटामिया के अविकसित नगर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा इसका कारण भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे है द्रवण उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके जो कारण हैं वो देख लेते हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, भूमध्य सागरीय नस्ल के कारण, परंतु एक का ग्रामीण स्वरूप एवं एक का नगरीय स्वरूप इस बात को अस्वीकारता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। तो एक केंद्रीय क्षेत्र, प्रकृति पूजा आदि इसके समर्थन में दिए गए तर्क हैं। चौथा नंबर देख लेते हैं कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यह एक क्रमिक प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें उत्तर पश्चिम भाग में स्थिति ईरानी और बलूची संस्कृतियों के क्रमिक प्रवजन से हड़प्पा का उद्भव हुआ होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इसका एक छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं कि निष्कर्षतः देशी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। छोटा सा एक निष्कर्ष देंगे तो आपको वहाँ पे नंबर बढ़ जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, अच्छे नंबर, अच्छी मार्किंग होती है इस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5 मार्कर का, कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख देन क्या है। हड़प्पा संस्कृति भारत की श्रेष्ठ व उत्कृष्ट प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता की प्रमुख देन निम्नलिखित है। तो एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, उसके बाद हम पॉइंट के रूप में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कि पहला पॉइंट है कि नगरों की योजनाबद्ध ढंग से बनाने की प्रणाली शुरू हुई। फिर आगे है दूसरा पॉइंट है कि इस सभ्यता ने प्राचीन भारतवासियों को ग्रामीण जीवन से ऊपर उठाकर शहरी होने का श्रेय प्रदान किया। तीसरा पॉइंट है कि मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। चौथा पॉइंट है कि मुद्रा एवं नापतोल की प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय भी हड़प्पा संस्कृति को जाता है। और पांचवा पॉइंट है कि लेखन कला का प्रारंभ भी इस सभ्यता में ही हुआ। और छठवां पॉइंट है कि नगरों की स्वच्छता का ध्यान इस सभ्यता में विशेष रूप में रखा जाता है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा इंट्रो दिया हमने और 5-6 पॉइंटों पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसे 50 शब्दों में हमें कंप्लीट करना है। तो आप अपने सुविधानुसार 5 या 6 पॉइंटों में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 मार्कर का एक क्वेश्चन हमारा इसमें है कि भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास को ज्ञात करने के अनेक स्रोत से इतिहास ज्ञात होता है, ताकि इतिहास के भूलों या गलतियों से बचते हुए एवं इतिहास की अच्छाइयों को जानते हुए गौरव प्राप्त किया जा सके। ऐतिहासिक स्रोत इतिहास को वर्तमान में अभिव्यक्त करते हैं ताकि भविष्य को सशक्त बनाया जा सके। प्रमुख स्रोत निम्न हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक छोटा सा इंट्रो देंगे, अपनी सुविधा अनुसार इंट्रो एक छोटा सा बना लें आप। फिर उसके बाद में हमें ये जो 11 मार्कर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हमें 200 शब्दों में कंप्लीट करना है। मतलब समथिंग हमारे 2 पेज में ये क्वेश्चन जाना चाहिए इसका आंसर। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं कि इसके जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि पहला है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे, तो पहला है इसमें देसी स्रोत, दूसरा है धार्मिक साहित्य, और तीसरा है धर्म निरपेक्ष साहित्य, और चौथा है विदेशी साहित्य। तो सबसे पहले है हमारा धार्मिक साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले इसमें वेद आते हैं। वेद में क्या है कि ये इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनकी संख्या 4 है। तो कौन कौन से वेद हैं आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है पुराण। पुराणों की संख्या 108 मानी गई है। फिर उसके बाद आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं, जो जंगलों में रहकर लिखे गए हैं उनको आरण्यक कहा गया है। आरण्यक को भी 3 मार्कर में पूछा जाता है। वेदों को भी पूछा गया है, पुराणों को भी 3 मार्कर में पूछा गया है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में है दर्शन ग्रंथ, इनकी संख्या 6 है। फिर उसके बाद में बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक ग्रंथ हैं और बुद्ध चरित आते हैं। उसके बाद में जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और उससे संबंधित जो भी ग्रंथ हैं वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट हमारा था कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में जान लेते हैं कि जिसमें से कौन कौन से हैं। तो पहला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दूसरा है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, तीसरा है कालिदास की रचनाएँ, और
आगे देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट है कि विदेशी स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से विदेशी स्रोत प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले टॉलमी आया था, फिर मेगास्थनीज की इंडिका आई थी, फिर फाहियान आए थे, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आदि का वर्णन। ठीक है, इन्होंने सभी ने पुस्तक अपने अपने माध्यम से विदेशी साहित्यों को लिखा है। आगे है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है, जिसमें अभिलेख आते हैं, साहित्य आता है, स्थापत्य आते हैं, मोहरे आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं और मंदिर आते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला है अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में हम जान लेते हैं। आपको जितने भी पॉइंट आते हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका क्वेश्चन की लेंथ भी अच्छी हो जाएगी और छोटे से शब्दों में आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा और साफ़ सुथरा भी दिखेगा, तो नंबर अच्छे आने की यहाँ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे है अभिलेख के बारे में जान लेते हैं कि अशोक के अभिलेख में जिसमें 14 बृहत अभिलेख हैं, 13 लघु शिल अभिलेख हैं, स्तंभ लेख भी कुछ हैं और उसके बाद में गुप्त काल के अभिलेख देख लेते हैं। तो गुप्त काल के अभिलेख कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रयाग अभिलेख और दूसरा ऐरण अभिलेख। तो ये 2 अभिलेख गुप्त काल के अभिलेख हो गए। दूसरा पॉइंट था यहाँ पे स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापत्य में मंदिर निर्माण का है, नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण है और तीसरा है मुद्राएं हैं जिसमें सोना चांदी और तांबे का वर्णन किया गया है। इस सभी माध्यमों से प्राचीन कला की जानकारी सामने आ पाती है जो हमें हमारे इतिहास को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं कंक्लूजन को, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ये जो वीडियोज़ हैं ये MPPSC के जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 2020 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है और जो 2021 में मुख्य परीक्षा देंगे उनके लिए भी है। तो आप लोग वीडियोस देखते जाइए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करते जाइएगा और कुछ भी जानकारी, कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद।